रहें क्योंकि हमको बहुत सारे राज्य कवर करने हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाते हैं। अभी मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर है। 28 सीटें एनडीए को मिलने की हमारे सर्वे के हिसाब से संभावना है और वोट परसेंटेज जो है 55। इंडिया अलायंस को एक सीट, वो मेरे ख्याल में पिछली बार की जैसा ही है कि एक गई थी नकुल नाथ के फेवर में, 38% वोट शेयर है। अनेक खाते में 7% दिख रहा है। ये नतीजा बिल्कुल पिछले बार की लोकसभा चुनाव के परिणाम जैसा दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी तस्वीर यहाँ पे भी बहुत रोबस्ट है और यहाँ पे भी हमने वो सारे सवाल पूछे जो आप लोगों के मन में कि ये सवाल पूछा कि नहीं पूछा, कामकाज पे, मुख्यमंत्री से, केंद्र की स्कीम्स पे, सब पे सवाल पूछे गए हैं यहाँ पे। राजेश बादल जी, दो परिणाम हमने आपके सामने दिखाया, एक मध्य प्रदेश का भी दिखाया, एक बिहार का दिखाया। सम्मिलित जवाब आपका सर। देखिए नीरज जी, ऐसा है कि जब बीते दिनों 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो माना जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है और इसके बाद ये फाइनल यानी लोकसभा के चुनाव की दशा और दिशा काफी हद तक तय कर देंगे। तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि इन चुनावों के जो नतीजे आए थे उससे भारतीय जनता पार्टी तो आसमान में है, बल्ले बल्ले है, उसकी हौसला बहुत बढ़ा है। और उस आधार पर देखें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त अभी तक बनाई हुई है। लेकिन अभी 1.5 से 2 महीने हैं, कभी अभी सारे राज्यों के कैंडिडेट्स का, मतलब बिहार में और मध्य प्रदेश में जो हम बात कर रहे हैं, अभी कैंडिडेट्स नहीं आए। और हमने बीते 40-45 वर्षों में देखा है कि जो मुद्दे होते हैं वो अपनी जगह बिल्कुल महत्व रखते हैं, लेकिन कई दफे स्थानीय चेहरे भी महत्व रखते हैं। तो स्थानीय समीकरण होते हैं, सामाजिक समीकरण होते हैं, राजनीतिक समीकरण होते हैं, लेकिन इसमें कोई हिचक नहीं कि मध्य प्रदेश में भी और बिहार में भी बढ़त एनडीए के पास है। हाँ, ये हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि एक सीट मध्य प्रदेश का जो आप बता रहे हैं, लेकिन जो अभी कुछ कैंडिडेट कांग्रेस ने घोषित किए हैं उसमें एकदम कुछ चौंकाने वाले नए नाम हैं। संभव है कि वो 1 सीट या 2 सीट कोई दूसरे हों और जो आपके सर्वे में आए हैं हो सकता है कि वो ना हो 1 सीट। जी जी जी, इस पे और राय ले लेते हैं। यहाँ पे सज्जन कुमार जी मेरे साथ रहेंगे और कार्तिकेय हैं। सज्जन जी, 2 स्टेट हमने आपको विस्तार से दिखाए और स्क्रीन पे बाकी और राज्य हमको अभी कवर करने हैं टाइम के हिसाब से, वो हमने आपको एक साथ दिखाए हैं। लार्जली एनडीए अलायंस भारी बढ़त बना रहा है, भारी बढ़त। आप 2 राज्यों को डिटेल में देखें, बाकी राज्य भी आपको सामने रखता जाऊंगा मैं। तो मध्य प्रदेश में 1 सीट सिर्फ कम हो रही है और बिहार में 2। इसके अलावा देखिए साउथ में भी हम लोग बातचीत करेंगे, एनरोड कैसे वहाँ पे हो रहा है। हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी को और उसके सहयोगी को मिल सकती हैं। पंजाब में 3 सीटें एनडीए अलायंस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं और 8 इंडिया अलायंस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4। सज्जन जी। जी देखिए, लोकसभा में परिणाम क्या होगा, ये सर्वे कुछ नई बातें नहीं बता रहा है। लोग कॉमन सेंस के हिसाब से वही चीज मान के चल रहे थे, क्योंकि आप जाए तो कहते हैं कि भाई हवा का रुख क्या है, माहौल कैसा है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। और विधानसभा चुनाव के समय कम से कम धारणा में लग रही थी कि कुछ चुनौती शायद बीजेपी को है, लेकिन जिस तरीके से उसने अपोजिशन को धराशायी किया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। लेकिन इसमें एक चीज देखिए जो कि बिल्कुल समझने वाली बात है। बिहार में अगर आप देखें तो 1 सीट हो, 2 सीट हो, 3 सीट हो, वो हो सकता है कभी कभी वोट परसेंटेज और सीट का मामला उलट पुलट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पे कांग्रेस तो कोई प्लेयर ही नहीं है। 89 के बाद उनका आधार ही खत्म है, तो कुल मिला के राजद अकेली लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अगर आप उनका वोट परसेंटेज देखें, केवल 28%, तो ये दिखता है कि उनका जो माई इक्वेशन, जिसको कि कोर मान के चल रहे थे, तो विधानसभा में तो शायद माई इक्वेशन ट्रांसलेट कर जाता है, लेकिन लोकसभा में ऐसा दिख रहा है जो मुस्लिम यादव माई समीकरण का वाई जो है, उसमें से भी एक तबका जो है कम से कम टूट रहा है, जो कि यूपी में भी हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव में आप देखिए तो यादव समाज का भी एक वर्ग जो है बीजेपी को वोट करता है। कारण है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री, ये जो चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा वो आकर्षण है, जिसकी कोई तुलना नहीं है बाकी पार्टी में। तो ये निश्चित तौर पे दिखाता है कि बिहार में जो महागठबंधन है, पहले तो वो महा नहीं है क्योंकि केवल वो राजद वो लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा है कि वो अपने कोर को भी नहीं बचा रहे हैं। और तमाम आप जातीय जनगणना करवाएं या आरक्षण की बात करें, तो दूसरी बात ये भी समझ के आती है, आपके सर्वे में है कि 45% लोग कह रहे हैं कि 50% का सीलिंग जो है क्रॉस होना चाहिए।
अब 50% का सीलिंग क्रॉस होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि बिहार की जो जातीय संरचना है उसमें एक बड़ी संख्या जो है आरक्षण को 50% से बढ़ाने के पक्ष में है। लेकिन जब उनका राजनीतिक उनकी चॉइस को पूछिए तो उसमें वो बीजेपी की तरफ है। तो ये भी दिखाता है कि आरक्षण का मुद्दा, ओबीसी का मुद्दा, जनगणना का मुद्दा, ये सब बीजेपी के विरोध में नहीं जा रहा है। ये आप पुरानी 1990 मंडल के एक मिनट रुकिए, बस सज्जन देखिए, ये जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना, ये मैं और थोड़ा सा अपने ग्राफिक के जरिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग के साथ जवाब लिए कि अगर आरक्षण के मुद्दे पर ज़्यादातर लोग मानते हैं कि सीलिंग टूटनी चाहिए और फिर भी वो एनडीए अलायंस को वोट करें, इसका मतलब ट्रस्ट फैक्टर है। अब आपके सामने स्क्रीन पे जो ग्राफिक है देखिए, केंद्र सरकार और पीएम मोदी के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं, खुश हैं। 80% लोग सेटिस्फाई दिख रहे हैं और अपने लोकल सांसद से, जो स्थानीय प्रतिनिधि है उनका, उससे 64%। तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा दिख रहा है। यानी जब लोकसभा का चुनाव आया तो लोगों की तस्वीर एकदम साफ है कि अगर मान लीजिए कहीं कुछ कमी भी है तो वो पूरी वहीं से हो सकती है। इसलिए उनके नाम पे ट्रस्ट फैक्टर देखिए आप, 80% लोग मान रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे लोकप्रियता के सर्वे हम लोग दिखा चुके हैं। दूसरा ग्राफिक दिखाइए, अलग अलग इश्यूज़ पे जो हम लोगों ने बातचीत की, नेशन वाइड की, लोगों के मन में इस समय क्या चल रहा है। दूसरा ग्राफिक चेंज करिए, तो उसमें आप देखेंगे कि कैसे लोग अपना मन बना रहे हैं इस पोल के मद्देनज़र। दूसरे ग्राफिक में दिख रहा है आपको कि नौकरी पर 56% लोगों के दिमाग में एक फैक्टर है कि ये एक इशू होगा उनके दिमाग में। महंगाई 47% लोग और लॉ एंड ऑर्डर 46%। अब ये तीनों को हमेशा विपक्ष कहता है कि ये तीनों बड़े इश्यूज हैं और ये इश्यूज हमारे सर्वे में भी निकल के आ रहे हैं। इसके बावजूद ट्रस्ट फैक्टर कहाँ है? भ्रष्टाचार 31%, धर्म 26%, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास 25%। अगर इन सारे इश्यूज को आप एक साथ मिला भी दें तब भी वोट एनडीए की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टर हमने आपसे कहा था कि लोकसभा में लोग कहां देख रहे हैं, यह महत्वपूर्ण इसमें देखने को मिल रहा है। कार्तिकेय, आप तो बहुत डेटा क्रंचिंग भी करते हैं, आप स्वयं भी जुड़े हुए एक सर्वे एजेंसी से। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, अभी हमने 3, 4, 5 राज्य ही डिटेल में डिस्कस किए, लेकिन स्क्रीन पर आपको 8, 9 राज्य दिख रहे होंगे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, डायरेक्शनली नीरज जी वही डायरेक्शन वही है, आंकड़े प्लस माइनस हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल बिहार में क्या 38-2 होगा? हमारा सर्वे कह रहा था 32-8, तो ठीक है, प्लस माइनस 4-5 चलता है। अभी बिहार में सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। क्या जेडीयू की सीटें ज्यादा कमजोर होंगी एनडीए के कॉन्टेक्स्ट में? क्या वहां पे इंडिया अलायंस के चांसेस ज्यादा बनेंगे? तो ठीक है, एक ये है बात। हरियाणा में आप 10-0 दिखा रहे हैं, वो हमने भी 10-0 दिखाया, बट मेरा ये मानना है कि वहां कांग्रेस के पास 2-3 सीटों में ओपनिंग है। क्या उसे कन्वर्ट कर पाएगी, ये देखना होगा। अब हम बात करें मध्य प्रदेश की, कंसिस्टेंटली वहां 28-1 ही आ रहा है और एक सीट आपने नाम भी ले लिया। तो क्या कांग्रेस वहां पर इस एक को 4 या 5 में कन्वर्ट कर सकती है, कैंडिडेट्स अच्छे देकर, ट्राइबल सीटों पे फोकस करके? ये एक अहम सवाल है। सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा आपके सर्वे में, तमिलनाडु और केरला में जो बीजेपी अपना अकाउंट खोल रही है, आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर ऐसा होता है और मैं सर्वे को सही मान के चलूं, अगर मेरे पास कोई रीजन नहीं है गलत मानने का, सही मान के चलूं अगर, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बीजेपी का मतलब कर्नाटक के बियॉन्ड साउथ में इसका एंट्री पॉइंट माना जाएगा। बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आप हमें दे रहे हैं कि केरला और तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को हम 1 सीट मिल रही है आपके सर्वे के अनुसार। हो सकता है ये 1-3 हो जाए, तो वहां पर भी लेकिन मेजॉरिटी जो सीट्स है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच रहेंगी। आपका सर्वे भी यही कह रहा है। तो जो सज्जन भाई कह रहे थे, बहुत सारी चीजें ऑब्वियस हैं लेकिन डायरेक्शनली सेम सही है, बट क्या इंटेंसिटी जो है, उसकी एक्सटेंट जो है, उस पर हम शायद सवाल एक आध खड़े कर सकते हैं जी। और कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद शायद थोड़ी तस्वीर और बदल सकती है। बट मोटा मोटी मुझे इसमें कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा। एक जो आपका आंकड़ा आया कि मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति पिछले 5 साल में बेहतर हुई है, यह बीजेपी को अच्छा एक संदेश देगी, क्योंकि हमारे ट्रैकर्स में इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन लोगों का अगर यह मानना है कि उनकी स्थिति बेहतर हुई है, देखिए एक होता है स्थिति बेहतर हुई है या खराब, और फिर होता है आप क्या इस स्थिति पर आप वोट देंगे या नहीं। तो आप तो ये दिखा रहे हैं कि स्थिति खराब ही नहीं हुई। तो अगर ऐसा है तो वोट अगर उस पर जाएगा भी तब भी एनडीए के फेवर में जाएगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें सामने आई हैं। मैं बस एक एनालिसिस दे रहा हूं आपको
सच्चाई तो हमें बाद में पता चलेगी, बट डायरेक्शनली परिणाम तो हमें मतदान के